हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लर्न विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्या। यह एनसीईआरटी का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो में आपको केवल समझने पर फोकस करना है। इसका जो भी नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद मधुसूदन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। संख्या के दो प्रकार होते हैं, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। इस चीज़ को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, सबसे पहले बेसिक को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को समझने का कोशिश करते हैं। प्राकृत संख्या इसमें हम गिनती की संख्या को लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 आदि अनंत तक। ठीक है, इसको हम n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो और प्राकृत संख्या मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। पूर्ण संख्या के बाद हम देखने वाले हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक उससे कहते हैं जैसे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और जीरो और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक होता है, उसको मिलाकर पूर्णांक बनता है। पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का निगेटिव, यानी कि मतलब ऋणात्मक। जैसे कि हम ले लेंगे -6, इसके आगे भी बहुत सारा, जैसे -7, -8 चलते जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह आगे तक जाएगा। टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, एक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम, भाजाभाज इत्यादि आते हैं। अपरिमेय संख्या को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए, प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को n से सूचित किया जाता है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है n = 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से लिखा जाता है सेट के रूप में। चलिए कुछ ध्यान देने वाली बातें उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्राकृत संख्या की संख्या अनंत है। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। सभी प्राकृत संख्या एवं जीरो से मिलकर जो पूर्ण संख्या बनती है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि अनंत तक संख्याएं आती हैं। चलिए अब पूर्ण संख्या के बारे में कुछ ध्यान देने वाली बातें उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या अनंत है। तीसरा पॉइंट है सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। चौथा पॉइंट है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0, 1 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृत संख्या में 1 से संख्याएँ आती हैं, 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक आती हैं। इसलिए 0 प्राकृत संख्या में है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक क्या होती है। प्राकृत संख्याएं 0 और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक जो होती है, इसमें प्राकृत संख्या तो होती ही है, 1, 2, 3, 4 ये सब होती हैं अनंत तक।
और इसमें जीरो होती है, और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है, -1, -2, -3, ये भी इधर अनंत तक जाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब, और 0 से इधर बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 ये सब सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएगी। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। चलिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 0 न तो धनात्मक होती है, न ही 0 क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ना ही पॉजिटिव होती है, ना ही नेगेटिव होती है। हम लोग प्लस लगाए मतलब माइनस लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 0 होता है। पूर्णांक की संख्या अनंत है, पूर्णांक की भी संख्या यहाँ पे क्या है, अनंत है। 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत तक जा सकते हैं। माइनस में भी अनंत तक जा सकते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। जितना हम लोग प्राकृत संख्या देखे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, 0 से लेके अनंत तक जितनी भी पूर्ण संख्या सभी की सभी क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग देख लेते हैं सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। चलिए, सम संख्या में आ जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये सब सम संख्या, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से 2 से भाग लग जाएगी। अब विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। सबसे पहले भाज्य संख्या को देखते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगेगी उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। इसे हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। चलिए अब भाज्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। भाज्य के अंतर्गत सबसे पहले 4 आता है। 4 में आप देखिएगा कि किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से, 4 से और 2 से। 6 को देख लीजिए, 1 से, 6 से, 2 से और 3 से। 8 को देख लीजिए, 1 से, 8 से, 2 से और 4 से। मतलब कि इसमें 1 के अलावा और संख्या से भी भाग मतलब लग जाएगी, या दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाज्य संख्या के पास क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा अन्य सभी भी गुणनखंड होती है। एक मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होती है, एक और स्वयं के अलावा भी इसके पास गुणनखंड होती है। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग ना लगे। इसमें केवल एक से भाग लगेगी या तो स्वयं से लगेगी, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्या हैं। जैसे 2 में केवल 1 और 2 से लगेगा, 3 में 1 और 3 से लगेगा, 5 में 1 और 5 से लगेगा, 7 में 1 और 7 से लगेगा, 11 में 1 और 11 से लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक न या तो अभाज्य है और नहीं तो मतलब भाज्य है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक सम अभाज्य संख्या मात्र 2 ही है, 2 है, 2 को ही हम लोग सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि सब
भाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं के अलावा में भाग लगती है, इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। और देखिए आगे अभाज्य संख्या एक और स्वयं से भाग लगेगा, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको मैंने डिटेल में भी बता दिया है। इसे रूढ़ या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसका सभी नाम को याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इन सभी नामों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी इसका नाम रूढ़ दिया जाता है, कभी संयुक्त, कभी अभाज्य। इंग्लिश में तो जिसको जानकारी हो उसको तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में आपको सब याद रखना होगा कि भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या को संयुक्त और रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर नहीं हो, मतलब कि जिसे बट्टा में लिखा जा सके, बट्टा के रूप में लिखा जा सके। 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 1 है 1/1, 0 है 0/1, 3/4, 7/4, 22/7 आदि अनंत परिमेय संख्या। ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इस पर थोड़ा सा कम ही चर्चा किया जाएगा। आगे एक्सरसाइज में जहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे कि इसको परिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, इसका घटाव क्या होता है, इस सभी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, इसको नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर न हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 का रूट हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, क्यूब रूट 7 हो गया, क्यूब रूट 25 हो गया, मतलब कि 25 का घनमूल, 7 का घनमूल, 3 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल। पाई हो गया, पाई को याद रखिएगा, पाई बहुत महत्वपूर्ण है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, वो क्या है। चलिए परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। अब देखते हैं कि एक परिमेय पढ़ना है हम लोग को, एक्सरसाइज 1.1 के पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है हमारा यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। क्या है हमारा? यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। 2 क्या लिखा? 2 मतलब कि धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से मतलब कि बड़ा या मतलब कि बराबर है या b से छोटा है। चलिए इसको और हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए इसे मान लीजिए हम 2 से 7 में भाग देते हैं, क्या आएगा? 2 3 6, 7 में से 6 को यदि घटाएंगे तो 1 शेषफल आएगा। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हम इस पर मान रख के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाज्य हमारा क्या है? 7 है, भाजक 2 है, भागफल 3 है, शेषफल 1 है। 7 बराबर क्या है? 2 3 6 1 7। 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
यही कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि यदि मान लीजिए दो कोई मतलब की संख्या है, जैसे कि 7 और 5 को ले लीजिए, आगे पेज पर लेते हैं। जैसे कि ले लीजिए 5 और 13 ले लीजिए, दोनों में कौन संख्या छोटी है? 5 छोटी है, 13 5 से क्या है? बड़ी संख्या है। 13 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जैसे भाग देंगे 5 से 13 में, 5 से 13 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, शेषफल आएगा 3। यानी हम 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 बराबर 5 गुने 2 और जोड़ 3, यानी 5 दूनी 10 और 3 13। 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए और संख्याएँ लेकर देख लेते हैं। जैसे कि 7 और 20 ले लीजिए। यहाँ पे 20 7 से क्या है? मतलब बड़ा दिया हुआ है, और भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। चलिए शेषफल हमारा 6 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं, इस पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे 20 है, भाजक 7 है, भागफल 2 है और शेष 6 है। तो 20 बराबर 7 दूनी 14 जोड़ 6, 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे शेषफल कभी भी इससे छोटा है। 7 से शेषफल छोटा है, यहाँ पे 5 से शेषफल छोटा है, 3 आया हुआ है। चाहे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको 8 से भाग देना है 32 में, तो क्या आएगा? 8 चौके 32 आ जाएगा। यानी शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 हो गया। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो शेषफल आ रहा है, जो r का मान आ रहा है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि भाज्य बराबर क्या दिया है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य को ले लीजिए, मान लीजिए कि a बड़ी संख्या है, भाजक ले लीजिए b, शेषफल भागफल ले लीजिए q और शेषफल लीजिए r। यानी हम लिख सकते हैं क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो हमारा है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r यानी जो शेषफल हो हमेशा 0 के बराबर या 0 से मतलब बड़ा होगा और b से छोट होगा। यानी जिससे हम लोग भाग देंगे उससे हमेशा क्या होगा? शेषफल छोट होगा, और 0 के बराबर या 0 से शेषफल क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यदि देखा जाए शॉर्टकट में, तो मान लीजिए संख्या है a और b, a b से मतलब बड़ा दिया हुआ है, a जो है मतलब b से क्या दिया हुआ? बड़ा दिया हुआ है। तो इसमें 2 और संख्याएं मिलेगी आपको भाग देने पर, मतलब कि भागफल और शेषफल भी मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए b से हम a में भाग देते हैं तो हमको q मिलेगा और यहाँ पे शेषफल r मिलेगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 के बराबर या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और b से छोटा होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को लगाएंगे। आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा, चाहे किसी चीज़ में दिक्कत होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को मतलब लिख सकते हैं, और हमसे कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।